हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज का वीडियो हमारा होने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग पे। हम डे 3 तक पार्ट 3 हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हम बीकॉम का सिलेबस कवर कर रहे हैं। एंड ये जो सिलेबस है ये आपका बीबीए में भी होता है, तो अगर आप में भी ये सारे टॉपिक्स हैं तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे ये सिलेबस आपका बीकॉम वालों के लिए है, जो कि आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हुए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, नेचर, स्कोप, एडवांटेज, इंस्टॉलेशन, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड जो है कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत सारे टॉपिक्स मतलब कवर हो चुके हैं। 3 दिनों में हमारा आज चौथा दिन है, जिसमें हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्तंभ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मटेरियल किसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है जानकारी में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मटेरियल है सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है। परचेज कैसे करें हम मटेरियल का सही तरीके से, उसे स्टोरेज कैसे करें हम। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा है कंट्रोल ऑफ मटेरियल। तो इतने सारे टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अब आइए हमारा जो टॉपिक है मटेरियल, इनके बारे में जानते हैं। पिछली वीडियो में हमने कवर किया हुआ था आपका कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो खर्चे होते हैं सबसे ज़्यादा किस पर लगता है। 3 प्रकार के खर्चों के बारे में हमने बात किया था। जो आपका पहला है ये प्रोडक्ट पे लगता था, जो कि 50% था। एंड जो है आगे के जो लेबर के खर्च होते हैं, एंड जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है या फिर जो आपका एक्सपेंस होता है बाकी चीज़ों पे। तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो होता है आपका मटेरियल पे। यानी किसी कंपनी के प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा आएगा वही सबसे ज़्यादा खर्चा होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। जैसे यहाँ लिखा गया है, मोर देन 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोडक्ट और द जॉब इज जनरली ऑन द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एलोन इन द सर्वल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ लिखा गया है कि जो 50% है उससे ज़्यादा जो लागत है ये प्रोडक्ट और जॉब के बनने में जनरली लगता है। तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है ये मटेरियल पर होता है। अगर हम क्या करें कि मटेरियल के कॉस्ट को घटा दें या मटेरियल की कॉस्ट को हम कंट्रोल कर ले जाएं, तो हमारे हमारे कंपनी में एक उछाल देखने को मिलेगी, हमारे कंपनी में एक लाभ देखने को मिलेगा। ये ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए, देयरफॉर ए कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज क्वाइट एसेंशियल टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। इसलिए हमें जो है कॉस्ट कंट्रोल को कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है मटेरियल्स पर ही कॉस्ट कंट्रोल लगता है। अगर कॉस्ट कंट्रोल मटेरियल पर कर ले जाएंगे तो हमारा जो है अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। तो आइए हम डीपली जानते हैं कि आखिर मटेरियल से हम कैसे जो है कंट्रोल करें, ताकि वो उसका जो कॉस्ट है वो कंट्रोल हो सके। तो देखिए, मटेरियल जो है, बेसिकली मटेरियल क्या होता है, कोई भी सामान को बनाने में जितना लागत लगता है उसे मटेरियल कहते हैं। मान लीजिए आपने 20 रुपए का पेन खरीदा किसी मार्केट से, 20 रुपए का पेन आपने खरीदा। अब देखिए, 20 रुपए के पेन में ये तो नहीं जरूरी है कि कॉस्ट अकाउंटिंग ही 20 रुपया हो, कॉस्ट ही 20 रुपया हो। अगर 20 रुपए का होगा तो वो 20 रुपए का बेचेगा क्यों? तो कंपनी उसे मुश्किल से 7 या 8 रुपए में बनाती है। एंड उसके बाद 7-8 रुपए में कॉस्ट उसका लगने के बाद शिपिंग में और जो है सप्लाई में उसका मान लीजिए टोटल 15 रुपये लग जाता है। तो 20 रुपए में बेचकर हम 5 रुपए का मार्जिन कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है प्रोडक्ट का प्रोसेस चलता है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं कि जो आपका 8 रुपए में बना वो किस तरीके से बनता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए, मटेरियल जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिकली क्या होता है, हिंदी में से कच्चा माल कहते हैं, आपने बहुत पढ़ा होगा। अगर किसी भी सामान को बनाने के लिए सबसे प्रथम इकाई जो होती है, प्राइमरी जो चीज़ें होती हैं उसे ही रॉ मटेरियल कहते हैं। मान लीजिए एक बुक को बनाना है आपको, तो रॉ मटेरियल क्या होगा? कागज होंगे। कागज कहाँ से बनता है आपका? पेड़ों के दूध से, जो कि इसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पहले आपका रॉ मटेरियल क्या हो गया? पेड़। और दूसरा है क्या? सेमी फिनिश कंडक्ट। सेमी फिनिश कंडक्ट मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक बुक बनाना है, मान लीजिए उसी का एग्जांपल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सेमी फिनिश मटेरियल क्या होता है? मान लीजिए आपने पेड़ काटा, वो रॉ मटेरियल हो गया।
उसके बाद आप लेकर आए, उसका थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग किया आपने, मशीनों के माध्यम से, आपने कुछ केमिकल्स के माध्यम से कागज़ को बनाया, बहुत सारे आपने कागज़ को बना दिया। अब वो आपका सेमी फिनिश्ड कंडक्ट हो गया, मतलब वो हाँ यूज करने लायक हो गया, उसे आप यूज कर सकते हैं। फिर आपके पास जो तीसरा आता है, ये होता है फिनिश्ड मटेरियल, मतलब पूरा बुक बन के आ गया। तो 3 मॉडल्स में 3 पार्ट में जो है मटेरियल बटा हुआ है आपका एक एस्पेक्ट से। दूसरे एस्पेक्ट से देखते हैं, जो मटेरियल होता है ये डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, बेसिकली अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में सीधा खर्चा लगता है, जो जैसे जो है हमने बुक का एग्जांपल लिया, तो बुक को बनाने में आपके कौन से रॉ मटेरियल लगे, जैसे आपका लकड़ी हो गया और भी जो भी सामान है, ये रॉ मटेरियल हो गए। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, उसको बनाने में जो भी जो है खर्चे लगे, जैसे किसका खर्चा हो गया आपका, आपने कहीं पर लकड़ी काटा तो काटने में जो भी संसाधनों का उपयोग किया गया, फिर वहां से लाने में जो भी, मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट जो कि सीधे प्रोडक्ट को ना जो है इंडिकेट करें, वो उस टाइप के जो मटेरियल होते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट मटेरियल के अंतर्गत लेते हैं। तो ये हो गया आपका मटेरियल। मटेरियल का डिफिनेशन जान लिया, मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है ये जान लिया, कितने प्रकार के मटेरियल होते हैं ये जान लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम परचेज ऑफ मटेरियल की ओर। अगला हमारा पॉइंट है परचेजिंग ऑफ मटेरियल, मतलब जो है आप मटेरियल को किस तरीके से परचेज करें, क्या सही तरीका होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जो है परचेजिंग ऑफ मटेरियल कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होना नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है। कि जब एक परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा तो वो कंपनी के जो और भी अलग अलग पार्ट हैं उनसे एक अलग होगा, और ये केवल उस पर काम करेगा जो है आपका परचेजिंग। तो वो उसे पता होगा कि मार्केट में कितना वैल्यू है, कौन सी चीज़ों को खरीदना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उसका ध्यान है उस पर ही रहेगा। इसलिए परचेजिंग ऑफ मटेरियल इज मोर इम्पॉर्टेंट, सो यू शुड हैव ए परचेजिंग टीम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब देखिए कुछ पॉइंट को हमें कंसीडर करना होगा, जैसे आपका है सेंट्रलाइजेशन परचेजिंग। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो आपके सब ग्रुप हैं उनमें एक समझौता होना चाहिए कि हाँ जो है परचेजिंग ग्रुप ही चीज़ों को परचेज करेगा। जैसे आपके एचआर ग्रुप में 10 लैपटॉप की आवश्यकता होती है, तो आप एचआर ग्रुप ना जाकर मार्केट में खरीदने के बजाय आपका परचेजिंग जो ग्रुप है ये जाकर खरीदेगा, तो उसे बेहतर जो है चीज़ें खरीद पाएगा, एंड एचआर का जो काम है उस टाइम पे वो कर पाएंगे। इसलिए जो है सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, उसमें केंद्रीकरण होना चाहिए। और दूसरा है कॉपरेट रिक्वायर्ड, उसमें कॉपरेशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि लोगों के बीच में कॉपरेशन हो, एचआर के बीच में इस मतलब कोई भी झिकझिक वाली बात ना हो। तीसरा है आपका क्लोज लाइसन बिटवीन परचेजिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मतलब जो पैसा लागू कराता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उनके बीच में एंड परचेजिंग के बीच में, इनके बीच में जो है समझौता होना चाहिए, क्लोज रिलेशन होना चाहिए, तभी जो है आप चीज़ों को खरीद सकते हैं अच्छे दाम में परचेज कर सकते हैं। अगर आपके साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस नहीं है, तो फिर आप कैसे परचेज करेंगे, जब पैसा ही नहीं जो है कंपनी देगा तो कहाँ से आप परचेज करेंगे। इसलिए इनके बीच में जो है समझौता होना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है आपका प्रॉपर जो है प्रोसीक्यूटर होना चाहिए, जो कि इस तरीके से है। पहला है आपका परचेज रिक्वेजिशन होना चाहिए, मतलब जो एचआर कंपनी है, एचआर ग्रुप है, और भी जो भी मैनेजमेंट के हैं एक्सपेक्ट, उनके पास उनको रिक्वेस्ट भेजना होगा परचेज टीम के पास। फिर इनवाइटिंग कोटेशन, उन कोटेशन के रूप में चीज़ों को भेजना होगा। फिर आपको प्रिपेयर ए शेड्यूल ऑफ कोटेशन, कोटेशन का प्रॉपर एक शेड्यूल भेजना होगा, ताकि वो उस हिसाब से काम कर पाए कि हाँ हाँ कौन कौन सी चीज़ है। ये एक बिल के रूप में, एक माध्यम से, मतलब किताब के, मतलब एक सीट के माध्यम से कि हाँ इतनी चीज़ों की आवश्यकता है, और भी वगैरह वगैरह। इसलिए कोटेशंस के रूप में एक शेड्यूल रूप में भेजना होगा। अप्रूविंग द सप्लायर, सप्लायर को अप्रूव कराना होगा। फिर आपका जो है परचेजिंग ऑर्डर जो है कंप्लीट होगा। इस तरीके से परचेजिंग इज नेसेसरी एंड हाउ टू परचेज द मटेरियल मैंने आपको ये बताया। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है परचेजिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ चाहिए, तो मैंने पॉइंट के रूप में बताया। अगर एग्जाम में आता है तो आप बेसिकली एक एक पॉइंट को
कंसीडर करके एक पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आपका परचेजिंग ऑफ मटेरियल कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला आपका टॉपिक है स्टोरेज ऑफ मटेरियल। आपने मटेरियल को परचेज कर लिया, आपने जान लिया कि मटेरियल क्या होता है और कितना इम्पॉर्टेंट है, कैसे मटेरियल को परचेज करना है। आपने परचेज कर लिया मटेरियल को, आप उससे कहाँ आप रखेंगे। तो सबसे पहले आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टोर वाली जगह होनी चाहिए जहाँ आप सामान को स्टोर कर पाएँ, और एक स्टोर कीपर भी होना चाहिए। फिर आपके कुछ पॉइंट है यहाँ पर जो कि कंसीडर करके आप स्टोरेज को बेहतर बना सकते हैं। पहला, आप जो स्टोर कीपर रहेगा वो चेक करेगा कि मटेरियल की जो क्वालिटी कैसी है, कितने मटेरियल आए हुए हैं, कितने प्रोडक्ट आए हुए हैं, और कौन कौन से कितने प्राइस पे हैं। मतलब वो पूरा प्रॉपर रूप से चेक करने के लिए एक जो है स्टोर कीपर होना इम्पॉर्टेंट है। फिर आप क्या करेंगे, जो है क्लासिफिकेशन करेंगे एंड जो आपका कॉडिफिकेशन करेंगे ऑफ मटेरियल का। मतलब जो मटेरियल है जी प्राइसिंग के हिसाब से या फिर प्रोडक्ट के हिसाब से आप उसे क्लासिफाइड करेंगे, फिर उसे अलग अलग जगह पर रखेंगे। फिर अगला आपका है पुटिंग मटेरियल्स इनटू बिन्स एंड रैक्स। बिन्स मतलब होता है आपका बेसिकली कंटेनर कह लीजिए, और बिन्स कार्ड जो होते हैं, मतलब इसका एक कार्ड बनाया जाता है। यहाँ स्क्रीन पर आ रहा होगा आपके सामने कि एक तरीके का कार्ड होता है बिन कार्ड। इसमें हम लिखते हैं कि हाँ कितना जो है, कितने रुपए का है, कितना प्रोडक्ट आपका है, बेसिकली सारी डिटेल्स फिल किए आते हैं इसमें, इस कार्ड में। एंड अगला जो आपका ऑब्जर्वेशन लेबल, ये क्या है, मैक्सिमम लेवल तक जो आपके प्रोडक्ट हैं ये मैक्सिमम लेवल होने चाहिए। फिर आपका मिनिमम लेवल कितना है, ऑर्डरिंग लेवल कितना था, फिर डेंजर लेवल। हमारे जो कंपनी में उन्हें जो शॉपकीपर होता है, जो स्टोर कीपर होता है, उसे पता होना चाहिए कि जो आपका मैक्सिमम लेवल है आपके स्टोर का वो क्या है, मिनिमम लेवल क्या है, ऑर्डरिंग लेवल हमने कितना करवाया था, कितना आया, उसको इतना पता होना चाहिए। और हमारा जो डेंजर लेवल बेसिकली क्या होता है, आपके और आपने शॉप स्टोर कीपर हैं, आपने बहुत सारे सामान को परचेज करवा लिया, फिर जो है रखने का जगह नहीं है सामान को, एंड बहुत सारा पैसा ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत सारा फंड जो है ऑर्गेनाइजेशन का फंस चुका है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ऑर्डरिंग कर दी डेंजर लेवल तक। यानी कि जो कंपनी की जहाँ, इसलिए कहते हैं ना कि जो जो सुचारू रूप से चलने के लिए कंपनी को चाहिए, तो वो आपका ऑर्डरिंग लेवल ही डिपेंड करता है। इसलिए डेंजर लेवल तक नहीं जाना चाहिए, ऑर्डरिंग लेवल तक ही उसे सीमित रखो। और आपका ई जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब EOQ तक होना चाहिए कि हाँ कितना कंपनी के पास पैसा है, कितना ऑर्डर करें, एंड कितना हमारे पास स्टोरेज के लिए मिनिमम जगह है, एंड वो सामान जितना हमने रखा है वो बिक सके, इतना लेवल तक हम उसे परचेज करवाएं एंड उसे रखवाएं, जो है स्टोर कीपर की मदद से। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया ऑर्डरिंग लेवल, किस तरीके से ऑर्डर करना है आपको, एंड कौन ऑर्डर करेगा, किस तरीके से ऑर्डर को हम क्लासिफाई करें, कौन तरीके से बिन्स कार्ड में, रैक्स में रखें। तो ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंट्रोल ऑफ मटेरियल। आइए विस्तार में समझते हैं कि कंट्रोल ऑफ मटेरियल क्या होता है। मैंने आपको मटेरियल के बारे में बताया कि मटेरियल कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि 50% से ज़्यादा जो है लागत उसी में लगता है। हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट कंट्रोल, तो बेसिकली हम कॉस्ट से रिलेटेड ही जानकारियों को प्रदान करेंगे। जैसे कॉस्ट कंट्रोल में हम जो है कैसे कंट्रोल करें अपने मटेरियल को, तो हमें कॉस्ट कंट्रोल करना होगा। अगर कॉस्ट कंट्रोल करेंगे फिर आपका मटेरियल कंट्रोल में आएगा। अब कॉस्ट कंट्रोल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मटेरियल कंट्रोल जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, लेबर कंट्रोल बेसिकली हमारे सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन हम लेबर कंट्रोल के बारे में भी जानते हैं कि हमें किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को लगाना है, कौन से डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ को लगाना है, कौन से इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ को लगाना है। इनडायरेक्ट बेसिकली, डायरेक्ट तो जो कंपनी में रहकर जाकर काम करते हैं, जिनका नाम कंपनी में लिखा हुआ होता है, और इनडायरेक्ट बेसिकली हमने किसी से करवा लिया, तो उस तरीके के काम इनडायरेक्ट लेबर में आते हैं। तो ये डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, लेबर के बारे में हमने जो आपका डे 2 में पढ़ लिया हुआ था, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं विस्तार रूप से। एंड तीसरा है आपका ओवरहेड कंट्रोल, किस तरीके से ओवरहेड को कंट्रोल करें।
अब देखिए यहाँ कुछ पॉइंट हैं व्हाई नेसेसरी, कॉस्ट कंट्रोल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कंपनी की रीढ़ क्या होती है, जो है कॉस्ट कंट्रोल। अगर आप कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर आपका जो है कंपनी लॉस में जाने लगती है। बहुत सारा आप ऑर्डर परचेज कर लेते हैं, बहुत सारा आप स्टोरेज में सामान रख लेते हैं और वो बिकता है नहीं, एंड आपको कैसे नहीं पता है कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो मटेरियल कॉस्ट अगर आप कर ले जाएंगे तो आपका बेसिकली कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है क्योंकि प्रोडक्ट जो डिजाइन किया जाता है वो ना तो एकदम कम रुपए में होना चाहिए, ना एकदम चीप होना चाहिए, ना एक्सपेंसिव होना चाहिए। दोनों के बीच में एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे आपका प्रोडक्ट चल पाए। विल लीड द सिग्निफिकेंट जो है आपका रिड्यूसन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट भी मायने रखता है कि कितने पर आप एमआरपी कर रहे हैं, कितना आप मार्केट में बेच रहे हैं, ये आपको करना जरूरी होता है। टू इशू ए जो आपका स्टेडी सप्लाई ऑफ ईच आइटम ऑफ मटेरियल्स, आप एक प्रत्येक आइटम के लिए जो है इशू सप्लाई कराएं ताकि वो जान सकें आप कि एक मटेरियल का दाम कितना है। बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल किससे होगा, मटेरियल से, कॉस्ट ऑफ मटेरियल से ही जो है कंट्रोल होगा। अब आइए जानते हैं मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट मटेरियल का क्या होता है, व्हाट इज मटेरियल कंट्रोल। तो डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक कंट्रोल ओवर, तीन चीज़ों पर हम जो है सिस्टमेटिक कंट्रोल करेंगे। पहला है आपका पोर्समेंट, दूसरा है आपका स्टोरेज, यूजेस। तीन चीज़ों पर हम काम करेंगे मटेरियल के, तो सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे तो आप बेसिकली मटेरियल कंट्रोल हो जाएगा। पोर्समेंट मतलब क्या होता है आपका, सामान को खरीदना, उसे स्टोर करना, उसके यूजेस, तीन चीज से मटेरियल कंट्रोल होता है। सो एज द मेंटेन एंड इवन फ्लो ऑफ मटेरियल्स, मतलब जो है मटेरियल के इवन फ्लो के लिए, एक रेगुलर फ्लो के लिए हमें इन तीन चीज़ों का ध्यान में रखना होता है, और ना ही आपका एक्सपेंसिस, तब आपका जो है इन्वेस्टमेंट जो है ये सिक्योर हो पाता है। तो ये मटेरियल कॉस्ट होता है। तो हमने सारा कुछ पढ़ लिया हुआ है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारा टॉपिक्स। इसके बाद हमारा दो टॉपिक बचा हुआ है, शायद तीन टॉपिक, हाँ तीन टॉपिक बचा हुआ है। तीन टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे जाएंगे, डे 5 में, पार्ट 5 में। फिर आपका टोटली यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देख रहे हैं तो मैं प्लेलिस्ट जो है चैनल पर भी जब जाएंगे, प्लेलिस्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आकर वीडियो देख सकते हैं। एंड इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वहाँ से भी जाकर टच करेंगे तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। चैनल पर भी अपलोडेड है, आप वहाँ से आकर भी देख सकते हैं। तो कॉस्ट जो है अकाउंटिंग खत्म होने के बाद हम आपका कंपनी लॉ एंड और भी जो सब्जेक्ट हैं आपके, सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो के लिए जय हिंद, जय भारत।